हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या आपको भी लोअर पीसीएस का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। जी हां साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के तहत जो इस बार 23 अगस्त 2026 को लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बच्चों में बड़ा ही उहापोह की स्थिति है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि सिलेबस में हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। देखो साथियों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसीलिए आपके लिए बनाया गया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा मदद कर सकूं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप इस लोअर पीसीएस के एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जितना मेरे तरफ से हो रहा उतना मैं सहयोग कर दे रहा हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज और भी लोगों को शेयर करिएगा और आप इसको लाइक और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी साथियों, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप लोग बताएंगे तो मैं आपको लोअर पीसीएस का एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनसे संबंधित आपकी पूरी क्लास करा दूंगा, जिससे कि आपका सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आइए देर न करते हुए थोड़ा सा हम लोग यहां पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको चर्चा कर लेते हैं ताकि कम से कम समय में हम लोग यहां पे चीजों को कर सकें। अब यहां देखिए, यहां पे आप सभी को देखना है कि ये जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है, आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होगा कि यह 30 तारीख आप देखेंगे तो 30 मार्च को आप देखेंगे तो आ गई थी यूपी ट्रिपल एससी पेट के तहत। और फिर आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप कब से कर रहे हैं, 29/5/2026 से, और आवेदन सबमिट करने की तिथि 18/6/2026 को बताई गई है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो शुल्क समायोजन एवं संशोधन की अंतिम तिथि जो है वह 25/6/2026 का डेट रखा गया, मतलब कि 25 जून तक आप लास्ट इसको देख सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने का बस मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको फटाफट से दिखा सकूं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आप देखेंगे आप सभी के लिए, चाहे आप जनरल के लिए हो, चाहे आप एससी एसटी के लिए हो, चाहे आप ओबीसी के लिए हो, 25 रुपए ऑनलाइन शुल्क रखा गया है। अब चलते हैं हम अपने मेन वीडियो पे। थोड़ा सा मुझे लिखने में समय लगता है, लिखने में समय लगा 1-2 घंटे, तो इस वजह से मैंने एक एक चीजें आपके लिए लिख लिख करके सारी की सारी चीजें मैंने दिया है। अब जैसे देखो सिलेबस है, तो सिलेबस में आप देखो सबसे पहले यहां पे आपको कुछ चीजों को समझना है। पहला भाग यहां कहा गया है कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी हम इसमें क्या पढ़ें, इसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करें। आइए थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अब देखो भारत का इतिहास इसने कह दिया, अब इन्होंने एक संक्षिप्त बात में ही पूरा का पूरा होल हिस्ट्री की बात कर दिया। अब इस होल हिस्ट्री को बांटोगे कैसे, तो पीवाईक्यूज के आधार पे। घटना चक्र आप लोग जो पीवाईक्यूज है वो पढ़ते रहिएगा ताकि आपको एक समझ भी मिलेगा। अब देखो, अगर आप प्राचीन इतिहास में ये सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, जैन और बौद्ध, मौर्य काल, गुप्त काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला कैसी थी, साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, और दक्षिण भारत के राजवंश जैसे चोल, चेल, पांड्य के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो इतने से आपके देखो, पहली बात तो भैया क्या है, 5 प्रश्न आने हैं। 5 प्रश्न आने हैं तो बस आपको कम से कम टॉपिक रखना है और ऐसा टॉपिक रखना है जो कि पूछा ही पूछा जाता है। तो आप प्राचीन में ये टॉपिक देख सकते हो। मध्यकाल में आपको कुछ नहीं कूदना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा काल के जो भी आपके इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके बारे में देख लीजिए, इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन में भैया स्वाभाविक सी बात है कि यहां पे आधुनिक के बारे में भी पूछी जाएगी, इसी में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पूछा जाएगा। तो देखो, जितना कम से कम चीजों को जितना मल्टीपल टाइम आप पढ़ करके जाओगे वो आपके लिए बेस्ट है। और ये जितने भी टॉपिक हैं आप देखोगे ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं। तो प्राचीन आपने देखा, आप चाहे तो इस पे फॉलो कर सकते हैं। मध्यकाल में आप सल्तनत काल, मुगल काल और थोड़ा सा मराठा को आप देख सकते हैं। मराठा में खास करके जो पेशवा वगैरह होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लिया जाता है। और जब आप आधुनिक में बढ़ेंगे तो देखो मेन काम आपको करना है आधुनिक पे। देखो यहां पे सीधे आधुनिक वाले में दे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई वहां से, और जब तक भारत आजाद नहीं हो गया वहां तक। मतलब कि आपको 1885 से लेकर के 1947 के बीच के सारे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। अगर आपने इतिहास में मेरे भाई इतने पे काम कर लिया तो आप देखोगे आपका जो 5 क्वेश्चन यहां पे हिस्ट्री से आने वाला है, ये 5 क्वेश्चन आप बहुत ही
आराम से यहां पे क्लियर कर लोगे, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉलिटी की बात आ जाओ, सेकंड टॉपिक आप देखोगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान की बात कर रहा है। अब देखो यहां पे मैंने सारी चीजें लिख दिया है, आपको संविधान में सारी की सारी चीजें नहीं पढ़नी है। संवैधानिक विकास पढ़ लो, उसमें खास करके जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1892 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, इतने को हल्का हल्का संक्षिप्त देख लो कि क्या प्रमुख इसमें प्रावधान किए गए। प्रस्तावना को देख लो, भाग देख लो संविधान की अनुसूचियां आप देख लो, ये एकदम क्लियर है कि यहां से एक प्रश्न आएगा तो आएगा। वहीं पे आप देखोगे मूल अधिकार, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी को ही आप लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, आप इसको भी देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जब आप इन तीनों को देखेंगे तो साथ ही साथ आप राज्यों में राज्यपाल को देखेंगे, विधानमंडल को देखेंगे और विधान जो राज्यों की मंत्रिपरिषद है उनको देख लीजिएगा, आप कोरिलेट करके तैयार कर लेंगे। वहीं पे पांचवा टॉपिक में आपको संसद, पंचायत, नगर पालिका थोड़ा सा देख लेना है, ये बहुत ही पेड टॉपिक होता है। फिर लास्ट में आपको संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हुए, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए और संविधान जो भी आपके यहां पे संवैधानिक संगठन है, जैसे आप नीति आयोग नहीं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, जो आप देखते हो ना, भारत के नियंत्रक, लेखा महापरीक्षक, जो ये संवैधानिक पद हैं, इनको थोड़ा बहुत आपको संक्षिप्त वे में बस देख लेना है। अच्छा, आर्टिकल्स के लिए आपको एक आर्टिकल से लेकर के 100 आर्टिकल्स तक, 100 तक आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद से आप अपने पीवाईक्यूज के आधार पे जो इंपॉर्टेंट है उनको आप कर सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं इन सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पे क्या करूंगा, क्लास ले लूंगा और आपको एक एक चीज पढ़ा दूंगा, बशर्ते आप बस इस वीडियो को अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा तब। फिर आप आगे चलते हैं, जब भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यहां तो सीधा सीधा लिख दिया गया है। अब भैया कैसे इसको समझोगे, देखो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ये याद रखना, पहले यूपीपीएससी आयोग ही कराता था इस पेपर को, अब यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। बस क्या होगा, थोड़ा आपको स्टैटिक फैक्चुअल डेटा ज्यादा देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है, लेकिन फैक्चुअल डेटा पे आपको ज्यादा काम करना है। भारत के भूगोल में आप भारत का सामान्य परिचय, मतलब कि इंडिया की अगर आप मैपिंग कर लेते हैं, आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैपिंग इंडिया का और विश्व का दोनों का कराया हूं, मैपिंग के माध्यम से इसको कवर करना। तो उसमें आपको सामान्य परिचय, भारत की जलवायु, भारत का भौतिक विभाजन, भारत की नदियां, भारत में जैव विविधता, भारत की मिट्टियां कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, और जो भी थोड़ा बहुत मिसलेनियस पॉइंट एक दो है, इन पे अगर आप इतने पे काम कर लेते हो इंडियन मैपिंग पे, तो आप देखोगे बहुत शानदार तरीके से आप भूगोल के जो 5 प्रश्न होंगे उसमें जितने प्रश्न भारत के भूगोल से पूछे जाएंगे उनको आप कर लोगे। अब आ जाओ यहां विश्व के भूगोल पे। विश्व के भूगोल पे आपको ज्यादा काम नहीं करना है, एग्जामिनर ने यहां पे इसलिए विश्व का भूगोल दे दिया है ताकि आपको सिलेबस लेंदी कर दिया जाए और आप चीजों को समझ ना पाओ, आप घबरा जाओ। बहुत सारे बच्चे यही कर रहे हैं, भैया घबराए हुए हैं कि कैसे हम चीजों को करें। अब यहां पे देखो, जो ये विश्व का भूगोल की हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो तो जो विश्व में चीजें हो रही हैं उनके लोकेशंस को आपको सबसे पहले देखना है, आपको वो लोकेशन क्लियर रखना है। जैसे मान लो अगर चर्चा में सपोज दैट मान लो काला सागर आ गया, तो अब काला सागर के आसपास कौन से देश लगे हैं, क्या क्या और खासियत है, ये चीजें आप वहीं देख लोगे, उसका स्टैटिक पॉइंट, ये आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो हार्मुज बंदरगाह को लेकर के आप देखेंगे चर्चा में रहा। अब हार्मुज बंदरगाह जो है वहां पे कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, ये भी तो पूछ सकता है, तो विश्व भूगोल में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि आपको करना क्या है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने फ्री में विश्व भूगोल का पूरा मैपिंग कराया है, आप स्टैटिक पोर्शन चाहे तो वहां से क्लियर करो, लेकिन जब करेंट डेटा आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ोगे, तब आपको वहां पे क्या करना है, उनको थोड़ा थोड़ा उनकी जानकारी रखते रहना है। बाकी आप जैसे मैपिंग, पर्वत ज्वालामुखी द्वीप, ईटीसी जो भी सारी चीजें हैं, ये आप केवल वो वीडियो देख लीजिए, उतने से आपका बाबू क्लियर हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको यहां पे काम नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी क्वेरी होगी तो आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा और पूछ भी लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ो, चलो ठीक है। अर्थव्यवस्था की जब हम लोग बात कर लेते हैं, अब आ जाओ थोड़ा सा मैं अर्थव्यवस्था के लिए फटाफट से आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो अर्थव्यवस्था में तो देखो खास करके इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन है, करंट पढ़ते रहिए, करंट की आर्थिकी जो है, जो भी संबंधित वो देखते रहिए। सबसे पहले तो आप देखिए करंट में जो भी लेटेस्ट आपका बजट है,
आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके आप समरीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या बजट है, किस किन बातों पे बात किया गया, ये सब करने के बाद से आपको क्या करना है, एक लूसेंट की किताब या एनसीईआरटी सार संग्रह उठा करके उसमें से कुछ स्टैटिक पोर्शन, आर्थिक समृद्धि, विकास दर, आर्थिक नियोजन भारत में कैसे किया गया, जो आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं किस मॉडल पर आधारित थी ये, फिर आप देखेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी संगठन बने हैं, ये इतने 3-4 स्टैटिक पॉइंट अगर आपने कर लिया और करंट पे अगर आपने काम कर लिया तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का आपका 5 क्वेश्चन यहां इस एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूं जिन टॉपिक को पढ़ना है आपको। एग्जामिनर देखो इतने छोटे में आपको इतना तगड़ा सिलेबस दे दिया है कि भैया आपको करना क्या है, आप कंफ्यूज, बच्चे डिस्टर्ब हैं, क्या क्या पढ़ें, इतना तो एकदम करके ही जाना है। इतना याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर इतने पे काम कर लिया और करंट पे काम कर लिया अर्थव्यवस्था में तो 10 क्वेश्चन आपका आएगा, 10 अंक आएगा, ये एकदम आपको याद रखिएगा, क्लियर करके आएंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन में क्या आपको करना है, देखो पर्यावरण पारिस्थितिकी में आपको कुछ नहीं करना है। पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन में आपको बस एक बात यह करना है कि देखो जितने भी पर्यावरण में आपने देखा होगा ओजोन लेयर होता है, जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जैव विविधता क्या होती है, ओजोन परत क्षरण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मतलब करना आपको बस यही है। घटना चक्र की एक किताब आती है पीवाईक्यू यूपीपीसीएस के लिए, अगर आप पर्यावरण की उतना पढ़ लिए और अलग से आप थोड़ा सा हल्का सा अगर आपने यहां पे आपदा प्रबंधन को देख लिया तो बस इतने से आपका मेरे प्यारे भाई ये पर्यावरण पारिस्थितिकी का 10 क्वेश्चन हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको जितना अपने सिलेबस को कॉन्साइज कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड कर सकते हो, उतने पे करके इसको मल्टीपल टाइम इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, यह ध्यान रखना। सिलेक्शन का एक ही ट्रिक होता है, एक ही की होता है, वो है मल्टीपल रिवीजन होता है, जो आपका वो चाबी होता है, वही आपको यहां पे सफलता के करीब ले जाएगा। और प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हो, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम, तो आपको इस यहां से पढ़ना है, तो मैं भी दे रहा हूं, मंथली क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ा रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और हल्का हल्का आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखिए, घबराइए मत। फिर आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग आप देख सकते हैं, रीजनिंग के बारे में मैं नहीं कुछ बोलूंगा, जो भी आपके विभिन्न टीचर्स हैं बता रहे हैं उनके यहां देख सकते हैं। गणितीय ज्ञान में आपको सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आप देखिए 15 क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर का आप पीवाईक्यूज उठाइए, जैसे आपने देखा होगा जिन एग्जामों में कंप्यूटर पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर में पूछा जाता है, अन्य जिन एग्जामों में लेखपाल में पूछा जाता है, वहां से उनके पीवाईक्यूज को उठा करके और उन पे आप अच्छे से उनके एक्सप्लेनेशन पे काम कर लीजिए, आपका कंप्यूटर आराम से हो जाएगा। घटना चक्र की किताब आती है कंप्यूटर के लिए, आप उसको भी कर लेते हैं तो इतने से आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए देखिए मैंने आपको एक बुक रिव्यू किया था, रोहित सिंह यादव सर का, प्रॉक्सिमा पब्लिकेशन से जारी होती है, 110 रुपए की वो किताब है, पतली सी किताब है, विद मैपिंग पूरा का पूरा यूपी स्पेशल आप देखेंगे तो 50 से 60 पन्ने में पूरा हैंड रिटेन नोट्स के साथ कंप्लीट है। तो कोई भी एक पतली सी आपको किताब लेना है यूपी स्पेशल के लिए, बहुत आप हवा मत बनाइए कि चीजें क्या क्या पूछेगा, पतली सी उस किताब को आपको यूपी स्पेशल को बस बार बार पढ़ जाना है। इतना अगर आपने काम कर लिया तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साइंस में देखो, साइंस में करना कुछ नहीं है, भौतिक विज्ञान में मापन, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि तरंग, प्रकाश, ये इतना पढ़ लो, व्यवहारिक ज्ञान ही ये पूछते हैं, ठीक है ना। वहीं पे रसायन विज्ञान में आप धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण और जो भी मिसलेनियस चीजें होती हैं इनको थोड़ा सा देख लो। वहीं पे जीव विज्ञान पे आपको काम करना है, कोशिका, पोषण, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रोग एवं उपचार, विटामिन, ग्रंथियां एवं हार्मोन और जो भी मिसलेनियस पॉइंट है, ये इतना अगर आपने साइंस पे काम कर लिया और इतने को आपने इतनी बार पढ़ लिया कि आपको ये पूरा रट गया है, रच गया है आपके दिमाग में, तो आप देखोगे साइंस के क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो ये देखो जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट थे उनमें जो भी की फैक्टर है वो की फैक्टर मैंने आपको बाबू शेयर किया है, आपको वो की फैक्टर शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, एक अपना फीडबैक दीजिएगा, अगर आपको कहीं समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा और भी बच्चों में शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इन सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ा दिया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जितना कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं इसकी क्लास शुरू कर दूंगा। और याद रखिएगा 2 चीज करिए, एक ही चीज होता है, एक बार किसी पे विश्वास करिए, एक ही चीज होगा, 2 चीज होगा, या तो वो विश्वासघाती निकलेगा या तो विश्वास पात्र निकलेगा।
मेरे अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूं, आपको 80% आपका ये पूरा सिलेबस है, 20% आप एक्स्ट्रा पाएंगे बस। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया, आप लोअर पीसीएस का 80% सिलेबस हमारे माध्यम से कंप्लीट कर लिए, लेकिन इनको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ज्यादा कंटेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन और इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। बाकी अगर आपको क्लासेस चाहिए, इन पे आपको प्रैक्टिस करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसा भी आप लोग कहेंगे उस तरह से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, यही था आज का वीडियो। अब आपको घबराना नहीं है, सिलेबस को कंसाइज कर दिया हूं, बस मन लगा करके पढ़िए और 23 अगस्त को जाकर के इस पेपर को फतह करके आइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।